फिजिक्स ग्रेड 10 FBISC NBF की हम लोग यूनिट नंबर 10 करेंगे। हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, इसकी एक्सरसाइज करने लगे। ये असल में इस बुक का यूनिट नंबर 1 है, लेकिन चूंकि आप लोगों की जो 9th की बुक थी वो यूनिट नंबर 9 पे ख़त्म हुई थी, यूनिट नंबर 10 यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये असल में इसका यूनिट नंबर 1 है और इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 40 से पेज नंबर 44 तक है। ये इसकी एक्सरसाइज हमारे पास सबसे पहले हमसे पूछता है वाई इज़ वाटर यूज इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एज कूलेंट। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। ये आप लोगों के पास कन्वेक्शन है और ये आप लोगों के पास रेडिएशन है, ये आप लोगों के पास रेडिएशन है। उसके बाद है विच कम्बिनेशन ऑफ फूड ट्रांसफर मेथड्स वुड बी डोमिनेंट व्हेन यू प्लेस योर हैंड नियर बट नॉट टचिंग अ फायर। जब आप लोगों ने कम करीब रखी है, अपना हाथ करीब रखा है आग के, लेकिन आग को टच नहीं किया, तो कौन से हीट ट्रांसफ़र के मेथड जो हैं वो डोमिनेंट होंगे? आप लोगों के पास कंडक्शन होगी, रेडिएशन होगी। रेडिएशन तो पक्का होगी, ठीक है। कन्वेक्शन होगी और कंडक्शन होगी, गलत है। रेडिएशन होगी, कन्वेक्शन होगी, या कंडक्शन होगी, या इंसुलेशन होगी। तो इसके अंदर से ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज रेडिएशन तो पक्का होनी है और इंसुलेशन कहाँ से आ गई बीच में। तो हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे कन्वेक्शन हो रही है, कंडक्शन हो रही है। तो कंडक्शन जो है वो चूंकि सॉलिड्स के अंदर होती है, पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं तब होती है, और कन्वेक्शन एयर के अंदर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है विच इज सिंबल एंड व्हाट इज सिंबल एंड व्हाट इज यूनिट फॉर द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट और जो हमारे पास इसका सिंबल है वो क्या है? तो इसका सिंबल आप लोगों के पास सी होता है। ठीक है, वो उन्होंने कहीं भी नहीं दिया, तो सिंबल हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर से निकाल देते हैं। हमसे असल में पूछना चाह रहे हैं इसका यूनिट क्या है। तो यूनिट आप लोग किस तरह निकालते हो? आप लोग सी का फॉर्मूला लिखो, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का क्या होगा? आप लोगों के पास जूल्स होगा पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। क्यों? ये आप लोगों को दिखाता है पर जूल्स पर केजी पर केल्विन। केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड एक ही बात है, तो बी सही ऑप्शन है। इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू इक्वल मासेस ऑफ वाटर एंड कॉपर व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीजेज फास्टर। क्यों? क्योंकि कॉपर के पास लोअर स्पेसिफिक हीट है, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंसेस इन फ्लूइड्स इज। कौन से इस तरह की हीट ट्रांसफ़र है जो डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से होती है? वो आप लोगों के पास है कन्वेक्शन। क्योंकि जो आप लोगों के पास हॉट एयर या हॉट वाटर है उसकी कम डेंसिटी होती है, और जो दूसरी कोल्ड एयर है उसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है। डेंसिटी डिफरेंसेस बनते हैं, इसकी वजह से कन्वेक्शन होती है, और ये डिपेंड ही डेंसिटी डिफरेंसेस पे कहती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई द अर्थ एक्सपीरियंसेस मोर हीट फ्रॉम द सन देन द मून डिस्पाइट बीइंग ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस अवे। मैं कहना है कि सन से मून भी तकरीबन एक ही डिस्टेंस पे और अर्थ भी एक ही डिस्टेंस पे, तो क्यों अर्थ जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और मून देर से गर्म हो जाता है? देखिए, आप लोगों ने बात कभी नहीं पढ़ी, लेकिन जब आप लोगों से कहने कि अर्थ जल्दी गर्म हो रहा है, मून देर से गर्म हो रहा है, तो आप लोगों ने फिर यही बात करनी है कि अर्थ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, अर्थ जो है उसके ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसके ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज की लेयर है, तो उसके अंदर आप लोगों के पास जो है वो हीट ट्रैप हो जाती है। और जो मून है उसके पास आप लोगों के उसके पास ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, तो वो जो है वो सन की रेडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करती, उस तरह ट्रैप नहीं करती। तो इसके पास आप लोगों के पास ये आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हीट कैपेसिटी की कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद डेल ब्लैक कलर ऑफ ऑन अ सरफेस इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेडिएटर। डेल ब्लैक सरफेस, शाइनिंग सिल्वर सरफेस। शाइनिंग सिल्वर सरफेस आप लोगों के पास रिफ्लेक्ट करती है। रेड कलर सरफेस से ब्लैक कलर सरफेस ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और वाइट सरफेस भी रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका आंसर आप लोगों के पास जेल ब्लैक सरफेस है। हाउ डज द एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग? इट इंक्रीजेज द अर्थ's एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, गलत। इट ट्रैप्स मोर हीट इन अर्थ's एटमॉस्फेयर रेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। What is the primary driving force behind the movement of tectonic plates? तो टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग एसएलओज में हम लोग पढ़ के आए थे कि ये अर्थक्वेक भी कॉज करते हैं और ये वॉल्केनिक और ये सुनामीज भी कॉज करते हैं। तो इनकी वो कौन सी फोर्स होती है जो इनकी मूवमेंट कॉज कराती है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, मेंटल कन्वेक्शन करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, या सोलर रेडिएशन। तो हम लोग डिटेल से पढ़ के आए थे, इसका आंसर आप लोगों के पास मेंटल कन्वेक्शन करंट है। उसके बाद वो पूछेंगे कौन सी लेयर आप लोगों की अर्थ की है जिसके अंदर पार्शली मोल्टन रॉक है
और वो कैन फ्लो स्लोली, यानी वो स्लो भी मूव भी कर रहे होते हैं क्योंकि दे आर इन द मोल्टन फॉर्म, वो जो रॉक्स होते हैं वो पिघल चुके होते हैं। तो ये जो आप लोगों के पास लेयर है इसको आप लोग कहते हो ये एस्थेनोस्फेयर, और ये आप लोगों का नाम याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद राइजिंग सी लेवल। राइजिंग सी लेवल होंगे तो फिर आप लोगों के पास कौन सा एक्सट्रीम वेदर सबसे ज़्यादा आ सकता है? वाइल्ड फायर्स, ये नहीं। अर्थक्वेक्स, फिर देखते हैं हरिकेन्स, टोर्नाडोज। सो योर करेक्ट आंसर इज हरिकेन्स। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों का सी लेवल राइज होता है उस वक्त आप लोगों के सी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और जब सी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हरिकेन्स बनते हैं। ये हम लोगों ने हरिकेन्स वाले ऐसे लोग के अंदर पढ़ा था कि हरिकेन्स किस तरह बनते हैं। उसके बाद आप लोगों का कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी आप लोगों के जो आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर आप लोगों ने खुद कंस्ट्रक्ट करना होता है। और ये क्वेश्चंस मोर लाइक अ गेम होते हैं। अब ये आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है, दिस AI जनरेटेड इमेज इलस्ट्रेट्स ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन्होंने AI जनरेटेड इमेज दिखाई है, ठीक है, थोड़ी ब्लैक एंड वाइट है बट होप्स आप लोगों को नजर आ रही है। इट शोज हाउ राइजिंग टेम्परेचर्स ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट लेड टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स एंड हरिकेन्स। ये हरिकेन्स आप लोगों के पास हीट वेव्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब ये आप लोगों का जो अर्थ है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और नीचे से आप लोगों का सी लेवल देखें किस तरह उठ रहे हैं। इट शोज हाउ राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट लेड टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स एंड हरिकेन्स। वही लाइन दोबारा आ गई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड अबव। वो कहना जो हम लोगों ने बातें की उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करें। हाउ डू इंक्रीज टेम्परेचर लेड टू मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स इन सिटीज़। तो इसका आंसर यही होगा कि जब आप लोगों के पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप लोगों के पास हीट वेव्स भी ऑफकोर्स ज़्यादा आएंगी। तो इसका आंसर यह है कि जब आप लोगों के पास बेस लाइन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो आप लोगों के पास सिटीज़ हैं, चूँकि उसके अंदर आप लोगों के पास इतना स्टील और जो आप लोगों के पास डार्क रफ मटेरियल्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। यानी ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आप लोगों के पास हीट एब्जॉर्ब करती हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। तो आप लोग करोगे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ठीक है, मैं बस आप लोगों को कीवर्ड्स बता रही हूँ, ये आप लोगों ने पूरा एक आंसर खुद तश्कील देना है। तो इससे ये होता है कि सारे जो आप लोगों के पास डेंस मटेरियल्स हैं, रफ मटेरियल्स हैं, वो आप लोगों के पास ज़्यादातर सिटीज़ में होते हैं तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। हमसे पूछा था कि सिटीज़ में क्यों ज़्यादा हीट वेव्स आएंगी और आप लोगों के पास गाँव वगैरह में क्यों नहीं आएंगे। तो सिटीज़ में इसलिए आएंगे क्योंकि वहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, एंड इंक्लूड ये भी करता है कि आप लोगों के पास वहाँ पे प्लांट्स बहुत कम है, वेजिटेशन बहुत कम है। तो क्या होता है, आप लोगों की इवेपोरेशन कम हो जाती है तो फिर हीट वेव्स तो आएंगी। ठीक है, तो ये मैंने इसके कीवर्ड्स दे दिए क्या होता है तो क्या होता है। ठीक है, बी आप लोगों के पास है, हाउ माइट द इंटेंसिटी ऑफ फ्यूचर हरिकेन्स चेंज इफ ग्लोबल टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज। तो हरिकेन्स की किस तरह इंटेंसिटी बढ़ सकती है अगर आप लोगों के पास जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज कर जाए। तो अगर आप लोगों के पास जो ओशन का सरफेस टेम्परेचर है वो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, जो टिपिकली आप लोगों के पास 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर आप लोगों के पास क्या होती है कि ज़्यादा इवेपोरेशन और ज़्यादा मॉइस्चर की कैपेसिटी आ जाती है आप लोगों की इन द ओशंस, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के पास उनका टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो जो सारे पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और ज़्यादा सारे इवेपोरेट करते हैं, और फिर इसकी रीज़न क्या बनती है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म के आप लोगों के पास हरिकेन्स आ सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इंटेंस हरिकेन्स आते हैं इस तरह के केस में उनको हम लोग कहते हैं कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 हरिकेन्स। तो आप लोगों के पास बी का आंसर है। सी हमसे कह रहा है, एक्सप्लेन वाई द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमोसफेयर हैव इन कॉमन इन टर्म्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो आप लोगों के पास नेचुरल ग्रीन हाउस के वो बने होते हैं ग्रीन से हाउसेस, ताकि आप लोगों के जो प्लांट्स हैं वो गर्म रहें, उनकी छतें, और जो आप लोगों के पास एक नेचुरल ग्रीन हाउस का ट्रैप है और जो आप लोगों के पास आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बने होते हैं उनकी छतें होती हैं, तो वो छतें होती हैं ऑफकोर्स दीवारें भी होती हैं, एक हाउस सा बना होता है इसके अंदर प्लांट्स उगते हैं। तो मैं पूछेंगे उसकी जो ग्लास रूफ होती है और जो नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड ने ट्रैप बनाया हुआ है
उन दोनों के दरमियान में कॉमन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का मैकेनिज्म पढ़ लें कि जो ग्लास रूफ है वो फिजिकली काम करती है, और जो ग्रीन हाउस के कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी, ग्रीन हाउस की जो ग्लास रूफ है फिजिकली रोकती है आप लोगों की हीट को बाहर निकलने से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस हीट को एब्जॉर्ब करती है और री इमिट करती है ज़मीन की तरफ, ठीक है। तो ये इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा कि इन दोनों में सेम चीज़ क्या है, कॉमन क्या है। तो जो दोनों हैं ये दोनों ही जो सन की रेज होती हैं उनको अंदर आने देती हैं, उनके लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं और हाई एनर्जी होती हैं। और जब आप लोगों की जो ज़मीन है वो री इमिट करती है इनफ्रारेड रेडिएशन जो लो एनर्जी की होती हैं, तो ये उनको एस्केप नहीं होने देती, उनके लिए ट्रांसलूसेंट बन जाती है, ठीक है। या फिर ट्रांसलूसेंट, यस ट्रांसलूसेंट, ओपेक नहीं बनती क्योंकि कुछ ना कुछ तो निकलती हैं, बट ट्रांसलूसेंट ज़रूर बन जाती है। अगला जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ये हमसे कह रहा है कि जो टेबल है ये टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर एंड 10 ग्राम ऑफ आयरन बताता है, वो सनलाइट में पड़े रहे हैं 60 मिनट्स तक। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर भी दिया हुआ है टाइम पे और टेम्परेचर ऑफ आयरन भी दिया हुआ है। कह रहे हैं क्रिएट लाइन ग्राफ्स ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम फॉर बोथ वाटर एंड आयरन ऑन ग्राफ शीट, बी श्योर टू लेवल द सब्सटेंसेस। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने साथ बनाती हूँ एक ग्राफ और उसके ऊपर आयरन और वाटर के टेम्परेचर्स को लेबल करते हैं। तो ये आप लोगों के पास बन गया आप लोगों का ग्राफ। उससे पहले हम लोग वाटर को करेंगे पिंक कलर से, हम लोग इसे लेवल करने लगे। 0 पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये जो 15 पे था ये आप लोगों के पास 26.2 था। तो हम लोग इस जगह पे कहीं पे जाके इसे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 27.5 था, इधर कहीं। बिल्कुल परफेक्ट मुझसे नहीं लग रहा, बट यस मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मुझसे 30 पे लग गया है, ये इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, और ये लगना है परफेक्टली 30 के ऊपर। तो आप लोगों की जो लाइन बनेगी वो ये है। अब हम लोग एक और कलर से बनाने लगे हैं अपने पास आयरन का। तो ये 0 पर 25 था, देन उसके बाद ये 35 हो गया, उसके बाद ये 30 पे 45 हो गया, उसके बाद ये 45 पे 55 हो गया, उसके बाद ये 60 पे 65 हो गया, और अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के पास ये लाइन बन गई है। ये आप लोगों के पास आयरन है और ये आप लोगों के पास वाटर, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों के पास लेवल हो गए हैं। इसको आप लोगों ने डिग्री सेंटीग्रेड में लेवल किया, और ये आप लोगों को उन्होंने नहीं बताया था, पता नहीं सेकंड्स थे या मिनट्स थे। तो आप लोगों के पास यूँ आप लोगों का ए पार्ट मुकम्मल हो गया। बी पार्ट हम लोग से कह सकता है बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल विच हीट्स अप क्विकली वाटर और मेटल। तो जो इनका बी इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है मेटल, और आप लोगों को ग्राफ से साफ नज़र आ रहा है कि आयरन जल्दी गर्म हो रहा है। उसके बाद है विच डू यू थिंक विल कूल मोर स्लोली, वाटर और आयरन, एलोबरेट योर आंसर। तो जो जल्दी गर्म होगा वही जल्दी ठंडा भी होगा। क्यों एलोबरेट, क्या किस एलेबोरेट किस तरह मैं करूँगी कि मेटल हैज़ लो स्पेसिफिक हीट। उसके बाद है हमारे पास व्हेन यू बॉयल वाटर इन एन आयरन पॉट ऑन अ स्टूव विच हीट्स अप फास्टर, द आयरन पॉट और द वाटर, कौन ज़्यादा फास्टर हीट अप करेगा। तो अगर आप लोगों ने कभी नहीं भी ऑब्जर्व किया तो आप लोगों को इस ग्राफ से समझ आ रही है कि द आयरन पॉट प्रोवाइड रीजन इट हैज़ लो स्पेसिफिक हीट। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई शुड वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर एंड वाइट कलर क्लोथ्स इन समर। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को अपने अलग अलग एस के अंदर बताया था कि असल में कलर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो हम देख लेते हैं कि हम लोगों को क्यों हमें डार्क कलर क्लॉथ पहनने चाहिए विंटर के अंदर, वाइट कलर क्लॉथ्स पहनने चाहिए, नहीं लाइट कलर क्लॉथ्स पहनने चाहिए इन समर। तो जो आप लोगों के पास डार्क कलर क्लॉथ्स हैं ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी तरह जो आप लोगों के पास लाइट कलर क्लॉथ्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट की रेडिएशंस को, और इसीलिए ये जो डार्क कलर क्लॉथ्स हैं विंटर के लिए परफेक्ट हैं, और वाइट कलर क्लॉथ्स या लाइट कलर क्लॉथ्स आप लोगों में समर के लिए ज़्यादा परफेक्ट हैं।
दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन अ हाउस geysers or water boilers are fitted on the ground floor and still we get warm water on the top floor without using a pump. How is it possible? तो मैं कह रहा है कि जो गीजर्स होते हैं, वाटर बॉयलर्स होते हैं, आप लोग पहले फ्लोर पर रखते हो, लेकिन आप लोगों को गर्म पानी ऊपर वाले फ्लोर पर भी मिल जाता है। ये किस तरह हो रहा है? ना आप लोगों ने कोई पाइप लगाया, पंप लगाया होता है जिसकी मदद से आप लोग ऊपर लेकर आते हैं। मोटर में तो आप लोगों ने मोटर लगी होती है, इसकी मदद से आप लोगों के पास ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर आ जाता है। लेकिन गीज़र के अंदर आप लोगों के पास गर्म पानी ऊपर वाले फ्लोर तक भी आता है विदाउट एनी ऑफ द पंप। किस तरह? क्योंकि जब आप लोगों का पानी गर्म होता है तो वह एक्सपैंड करता है और नेचुरली लेस डेंस हो जाता है, और इसकी लेस डेंसिटी इसे मजबूर करती है कि पाइप से ऊपर की तरफ आया जो ठंडा पानी है वो गीज़र में एंटर हो जाए, फिर गीज़र उस ठंडे पानी को गर्म करे और वो ठंडा पानी ऊपर चला जाए। क्योंकि एक साइकिल चल पड़ता है, और साइकिल तो आप लोग नहीं कहोगे क्योंकि वो ऊपर यूज़ होता रहता है, लेकिन जितना ही पानी ठंडा गीज़र के अंदर आएगा वो उसे गर्म करेगा, और ये गर्म पानी लेस डेंस होने की वजह से ऊपर वाले फ्लोर तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा। तो ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वेयर विल यू गेट मोर हीट फ्रॉम द वुड फायर, 1 मीटर अबव द वुड्स और 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वुड्स। तो इससे पहले हम लोगों ने एक रिलेशन समझना है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी जैसे जैसे आप लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बहुत तेज़ी के साथ कम होती रहेगी, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पे है कि उन्होंने बोला है कि 1 मीटर अबव ऑफ वुड्स या 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ वुड्स, यानी आप लोग वुड्स के सामने खड़े हैं 1 मीटर या वुड्स के ऊपर हैं 1 मीटर, तो कहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा रेडिएशन, ज़्यादा हीट रेडिएशंस पहुँचेंगी। तो इसका ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इसका आंसर डिफरेंट सोर्सेज पे डिफरेंट मिलता है, और मेरे ख्याल से इसका आंसर 1 मीटर अबव द वुड्स होना चाहिए, ठीक है। वरना ये जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा अजीब सा है, क्योंकि 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वुड्स और 1 मीटर फ्रॉम अबव द वुड्स, उन्होंने बोला है किस जगह पे आप लोगों को ज़्यादा हीट मिलेगी। तब इसका एक आंसर तो ये हो सकता है कि दोनों जगह पे आप लोगों को एक ही जितनी हीट मिलेगी, बिकॉज रेडिएशन हर तरफ जाती है। लेकिन अगर फिर हम लोग ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं किस जगह पे ज़्यादा मिलेगी, तो आई थिंक 1 मीटर अबव द वुड्स। क्यों? क्योंकि अबव द वुड्स आप लोगों के पास कन्वेक्शन मेथड के थ्रू भी जा रही है हीट, और रेडिएशन के थ्रू भी जा रही है, जबकि इन द फ्रंट ऑफ द वुड्स आप लोगों के पास सिर्फ रेडिएशन का मेथड हो रहा है, ना कंडक्शन है ना कन्वेक्शन है। क्योंकि कन्वेक्शन किस तरह होती है? ऊपर की तरफ होती है कन्वेक्शन। जब नीचे से हीट प्रोवाइड की जाए तो ऊपर की तरफ होती है कन्वेक्शन, सामने की तरफ नहीं हो सकती कन्वेक्शन। तो इसलिए मेरा आंसर ये होगा कि 1 मीटर अबव द वुड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आप लोगों से कहते हैं कि एक सिटी के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, आप लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है समर में, और आउटस्कर्ट्स यानी जो देहाती इलाके हैं, ज़रा हट के सिटी से इलाके हैं, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी कम लगती है गर्मी इन अ हॉट समर डे। तो वह कहना है कि इसकी रीज़न्स क्या हैं। तो इसकी रीज़न जो भी हो, यहाँ पे आप लोग अगर उन सारी रीज़न्स को मिला के एक लफ्ज़ का नाम दें तो आप लोग लिखोगे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये मैं अपने सेपरेट SLOs के अंदर ये वाला इफेक्ट बता के आई थी। ये एक फिनोमिना है जो आप लोगों के पास सिटीज़ में होता है और देहात में नहीं होता। यही वजह है कि आप लोगों को सिटीज़ में ज़्यादा गर्मी लगती है। अब ये फिनोमिना आप लोगों से क्या कहता है कि जो सिटी हैं उनके पास बहुत ज़्यादा इस तरह के मटीरियल्स हैं जो आप लोगों के पास हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इन वाले मटेरियल्स के अंदर आप लोगों के पास कौन कौन से आते हैं? कंक्रीट आ जाती है, आप लोगों के पास ब्रिक्स आ जाती हैं, मेटल्स की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और आउटस्कर्ट्स के अंदर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी सी कम होती है। फिर दूसरा जो मसला है वो ये कि रिड्यूस्ड इवेपोरेशन होती है इन सिटीज़। तो आप लोगों के पास जो आप लोगों की हवा है उसके अंदर नमी कम होती है सिटीज़ के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है। उसके बाद ये कि एयर पोल्यूशन भी आप लोगों के पास सिटीज़ में ज़्यादा होती है। तो ये सारी जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स लिख के दिया, ये आप लोगों के पास अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के पॉइंट्स हैं। यानी इन सारी वजूहात की बिना पे सिटीज़ में ज़्यादा गर्मी आप लोगों को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग एक और बात पढ़ें तो सिटीज़ जो हैं वो वेस्ट हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, जैसे व्हीकल्स की मदद से, एयर कंडीशनर्स की मदद से। तो जो वेस्ट हीट है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वाई इज़ द मेटालिक हैंडल ऑफ अ डोर कोल्डर देन द वुड ऑफ द सेम डोर व्हेन टच्ड। तो इसका आंसर मैं सेपरेट SLOs के अंदर भी दे के आई थी। वो कहना है कि अगर आप लोगों के पास एक डोर है ना,
तो इसका मेटल हैंडल ज़्यादा ठंडा क्यों होता है, उसकी वुड ज़्यादा गर्म क्यों होती है। तो इसका आंसर आप लोगों के पास ये है कि इन दोनों की नेचर डिफरेंट है। डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट तरह से कंडक्शन करते हैं। जो आप लोगों के पास मेटल है वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जो आप लोगों के पास वुड है वो एक इंसुलेटर है। तो इसीलिए जो मेटल्स हैं, जब आप लोग उनको टच करते हो तो आप लोगों के हाथ की गर्मी उन मेटल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है और आप लोगों को ठंड महसूस होती है। और इसी तरह जो वुड है वो इंसुलेटर्स हैं, तो जब आप लोग इनको टच करते हो तो आप लोगों के जो हाथ की हीट है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होती, और इसी वजह से आप लोगों को कंपेरेटिवली ज़्यादा गर्म गर्म लगता है वो आप लोगों का जो वुड है बनिस्बत आप लोगों के जो मेटल्स हैं, मेटल हैंडल्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो हमसे कह रहा है हाउ डू ट्रीज हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट कुड हैपन इफ फॉरेस्ट्स आर डिप्लीटेड। तो ये एक बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो आप लोगों से केवल 4th क्लास से पूछा जा रहा है। ठीक है, कि ट्रीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं। तो जो ट्रीज़ हैं ये आप लोगों के पास क्या कहते हैं, सबसे पहली बात और सबसे ज़्यादा कॉमन बात कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। तो इसको आप लोग कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन। यानी इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाना है, अपने कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को आप लोगों के इन्वायरमेंट में कम कर देता है। फिर अगले जो आप लोगों से ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि ये जो वाटर साइकिल को रेगुलेट करता है, किस तरह रेगुलेशन करता है उसकी ये भी आप लोगों को पता है कि इंटरसेप्ट करता है रेनफॉल को, ये रन ऑफ को भी रिड्यूस करता है। रन ऑफ का भी आप लोगों को मतलब पता है, बहुत डिटेल्स आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के। इवेपोरेशन रेट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, तो इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये कि इसने आप लोगों के पास इरोजन ऑफ सॉइल को प्रिवेंट करना है। इरोजन का आप लोगों को मतलब पता है, जो आप लोगों की सॉइल है यानी मिट्टी है जो वो इरोड होने का मतलब होता है कि वो उसकी जो सरफेस है वो ऊपर से हटती जाए और वो इरोड होती जाती है। तो ये क्या कहता है, प्रिवेंट करता है इरोजन ऑफ सॉइल। ठीक है, और प्लस ये जो है ये आप लोगों के पास बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर भी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, मैंने इन हेडिंग्स की डिटेल ज़्यादा नहीं लिखी, आप लोगों ने खुद लिखनी है, मैंने समझा दी। उसके बाद ये कि अगर ट्रीज़ ना होते तो ये भी आप लोगों की कॉमन सेंस है कि इन सब का ऑपोजिट होता। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये कि जो आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है वो भी कम होती है, सॉरी एब्जॉर्प्शन मैंने बोलना था, एब्जॉर्प्शन जो प्लांट्स करते हैं वो भी आप लोगों के पास कम होती है। उसके बाद आप लोगों के पास जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं वो भी आप लोगों के पास डिस्ट्रॉय होता। सॉइल की भी क्वालिटी ख़राब होती है, और आप लोगों के पास जो वाटर की क्वालिटी है, क्योंकि वाटर साइकिल ख़राब होगा तो वाटर की क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाती। तो किस तरह आप लोग लिखोगे कि इकोसिस्टम भी ख़राब होता। उसके बाद इरोड होती है आप लोगों की सॉइल, और ठीक है, आप लोगों के पास ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ डज ग्रेविटी कंट्रीब्यूट टू अर्थ कोर टेम्परेचर। यानी जो अर्थ का टेम्परेचर है उसके अंदर ग्रेविटी का क्या काम है। तो इधर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिना हम लोग पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता उनका क्या लिंक है आप लोगों के पास मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पे, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एक हमारा प्रोसेस है, एक हमारा फिनोमिना जिसे हम लोग कहते हैं एक्रीशन। ये क्या है, जब आप लोगों के पास दुनिया बनी थी, जो ये ग्रेविटेशनल आप लोगों के पास फोर्स थी, इसने डस्ट को, रॉक्स को और अदर सारे मटेरियल्स को इकट्ठा किया था ग्रेविटेशनल फोर्स ने। और जब ये सारे इकट्ठे हुए थे तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए थे, और जो आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी थी जिससे इन सबको आपस में किसी ना किसी रिलेशन में रखा हुआ था, बॉन्ड्स बना के रखे होते हैं इनके।
फिर जब ये आपस में कोलाइड हुई, इनके पास अपनी मूवमेंट आ गई, तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और ये काइनेटिक एनर्जी उसके बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि अब हर वक्त अर्थ मूव नहीं कर रहा, यानी उसके अंदर के जो मटेरियल्स हैं उनके पास उतना काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो वो जो है आपके पास इतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी अर्थ की, वो पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई एंड देन वो हीट में कन्वर्ट हो गई। वो जो हीट थी वो सारे एनवायरनमेंट में फैल गई और वो अभी तक फैली हुई है। ठीक है, वह कह रहे हैं कि जो आप लोगों के पास अर्थ के अंदर की जगह थी वहाँ पे अभी तक वो हीट प्रोड्यूस होती जा रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और वो हीट स्लोली स्लोली प्रोड्यूस हो रही है। तो अभी तक वो हीट अर्थ के इंटीरियर से निकल निकल के आप लोगों के एनवायरनमेंट में आ रही है। तो आप लोगों के एनवायरनमेंट में जो हीट है उसकी काफ़ी बड़ी मकदार इस एक्रेशन के प्रोसेस के बाद हुई है। उसके बाद एक और प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन। ये प्रोसेस आप लोगों से क्या कहता है कि जब आप लोगों का वर्क ज़्यादा एडवांस होना शुरू हुआ है, बनना शुरू किया, तो जो आप लोगों के पास लाइटर पार्टिकल्स थे, जो आप लोगों के पास लाइटर मटेरियल्स थे, वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए और जो हाई डेंसिटी वाले मटेरियल्स थे वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि जब इस तरह शुरू हुआ तो आप लोगों के पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनी, उस सिस्टम के अंदर बॉन्ड्स बने, उस सिस्टम के अंदर रिलेशन बना और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनी और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोगों के पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जो कि अभी तक अर्थ के इंटीरियर से निकल रही है। अगला फिनोमेना जो हमारे पास है वो है कंप्रेशन। ये हमसे क्या कहते हैं कि जो आप लोगों के पास ऊपर वाली सरफेसेस थी उनके ऊपर रॉक्स थे और अदर मटेरियल्स थे जिन्होंने आप लोगों के पास नीचे वाली जो कोर था अर्थ का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और इस प्रेशर की वजह से वो कोर जो मटेरियल्स थे वो कंप्रेस हुए और उनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई और टेम्परेचर भी बढ़ गई। तो ये आप लोगों के पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो आप लोगों के पास कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं इन द एनवायरनमेंट वो ज़्यादा क्यों हीट ट्रैप करती हैं और कुछ कम क्यों करती हैं। तो इधर आप लोग आज पढ़ोगे दो और कॉन्सेप्ट जिनकी बिना पे जो गैसेज हैं वो आप लोगों के पास हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं। सबसे पहले ये कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है यही तो असल में काम कर रहा है हीट को एब्जॉर्ब करने और इमिट करने में। तो अब ये डिफरेंट तरीके का हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंट है, वाटर का डिफरेंट है, मीथेन का डिफरेंट है आप लोगों के पास और ओजोन का डिफरेंट है। ओजोन के पास तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो सबके पास जिस तरह का डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा उसी तरह की डिफरेंट उसके पास कैपेसिटी होगी कि वो हीट को, एटमॉस्फेरिक हीट को ट्रैप करे। तो अब ये आप लोगों के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरा जो आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये क्या होता है आप लोगों के पास कि एक जो आप लोगों के पास गैस है उसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटिवली कितनी कैपेसिटी है कि वो हीट को एक स्पेसिफिक टाइम में ट्रैप कर सकती है। अब ये आप लोगों के पास जो इसका स्टैंडर्ड है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जिनके पास ज़्यादा GWP होता है, GWP होता है सॉरी, जिन आप लोगों के पास गैसेस का इस तरह जो हाइयर GWP गैसेस हैं उनके अंदर आप लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन ले लेते हो, CFCs। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसके अंदर ले लेते हो अपने पास नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2। तो ये आप लोगों के पास ज़्यादा GWPs वाली गैसेस हैं और जिनके पास ज़्यादा GWPs होती हैं उनके पास यानी ज़्यादा कैपेसिटी होती है ताकि वो हीट को ट्रैप कर सकें। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि GWP जो है उसका जो स्टैंडर्ड है वो CO2 है, उसके हिसाब से उससे रिलेटिवली देखा जाता है कि कितनी हीट आप लोग वो वाली गैस ट्रैप कर पा रही है इन अ स्पेसिफिक टाइम। और हाइयर GWPs वाली जो गैसेज होती हैं वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करने की कैपेसिटी रखी होती है। इनका जो दो एग्जांपल दे दी वो CFCs की दे दी और NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड की दे दी। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो हमसे ये कह रहा है कि व्हाट आर द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। पता नहीं इस चैप्टर के अंदर इस तरह के सवाल कहाँ से आ गए, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी जो आप लोगों के पास होती है वो अर्थ की जो इंटरनल गर्मी होती है, इंटरनल टेम्परेचर का राइज होता है उससे बनने वाली एनर्जी होती है। उससे स्टीम आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हो और उससे आप लोग एनर्जी प्रोड्यूस कराते हो। तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स कौन से हैं, यानी जब जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन हो रही है तो इन्वायरमेंट के ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। तो हज़ारों ढेरों इम्पैक्ट्स हैं, मैं उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूंगी। सबसे पहले ये है कि एयर एंड वाटर पोल्यूशन हो सकती है, ये 100% यानी आप लोग कह सकते हो कि एक परफेक्ट मेथड नहीं है, इससे भी आप लोगों के पास पोल्यूशन कॉज होती है। उसके बाद ये कि आप लोगों के पास सरफेस इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जियोलॉजिकल आप लोगों के पास हैजर्ड्स आ सकते हैं, जैसे बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर आप लोगों के पास इवेंट्स हो सकते हैं।
तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे जियोलॉजिकल हैजर्ड्स, यानी डिज़ास्टर्स जो जियोलॉजी से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास किस तरह एयर पोल्यूशन हो सकती है। नॉन कंडेंसेबल गैसेस जब रिलीज होती है ना, मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के पास एयर और वाटर पोल्यूशन किस तरह होती है। आप लोगों के पास कुछ इस तरह की गैसेस रिलीज होती हैं जो कंडेंस नहीं हो सकती होती हैं, यानी वो गैस लिक्विड में वापस नहीं आ सकती हैं, ये होती हैं, हम लोग कहते हैं नॉन कंडेंसेबल गैसेस। जब आप लोग ये कर रहे होते हो अपने पास जियोथर्मल एनर्जी के एक्सट्रैक्शन, तो उस वक्त ये गैसेस रिलीज होती हैं। इनकी जो आप लोगों के पास एग्जांपल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ठीक है, यानी CH4 और CO2, ये दोनों एग्जांपल्स हैं आप लोगों के पास नॉन कंडेंसेबल गैसेस की। और वाटर पोल्यूशन किस तरह हो सकती है, आप लोगों के पास जियोथर्मल फ्लूइड्स जो हैं आप लोगों के, अगर वो वाटर के अंदर चले जाएं और वो वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं उस तरह। ठीक है, इसी तरह जियोलॉजिकल हैजर्ड्स के अंदर आप लोग लिख सकते हो कि अर्थक्वेक आने का ख़तरा होता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने जो आप लोगों के पास एनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम्स होते हैं जो अब एडवांस्ड हैं, उनके अंदर क्योंकि ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होती है तो ज़्यादा ख़तरा होता है आप लोगों के पास अर्थक्वेक आ जाने का। और इसी तरह जो आप लोगों के पास लैंड है वो भी इफेक्ट होती है इसकी वजह से। आप लोगों की जो ज़मीन है, क्योंकि आप लोग जियोथर्मल एक्सट्रैक्शन कर रहे हो फ्रॉम योर लैंड, और जो आप लोगों के पास लैंड है उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके यही दोनों पॉइंट्स है कि क्या क्या कॉज कर सकता है आप लोगों के पास एयर और वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकता है अगर ये कंट्रोल ना किया जाए तो। अगर ये गैसेस कंट्रोल कर ली जाए, अगर इसका फ्लूइड कंट्रोल कर लिया जाए तो ये ऑफकोर्स ये पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। और जियोलॉजिकल हैजर्ड्स आर नेचुरल, ये तो आना ही है क्योंकि आप लोग एक्सट्रैक्शन जो कर रहे हो तो ये तो आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है डिफरेंट मटेरियल्स की, उनको आप लोग कुक वेयर यानी पकाने की चीज़ों में किस तरह इफेक्ट हो सकता है वो। तो अब डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट काम के लिए यूज़ होते हैं। जो आप लोगों के पास मटेरियल्स हैं इनकी लो स्पेसिफिक हीट है, उनको आप लोगों के पास फास्ट कुकिंग वाले पैन्स के अंदर इस तरह की चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है, प्रेफर किया जाता है उसको। और जो आप लोगों के पास हाई स्पेसिफिक हीट वाले मटेरियल्स हैं उनको, जहाँ आप लोगों ने स्लो कुकिंग करनी है, जहाँ आप लोगों ने कंट्रोल्ड कुकिंग करनी है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोगों के पास आंसर है ऑफ योर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखने में आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल लग रहा है। ये आप लोगों से कह रहे हैं कि वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज सेंट डीप अंडरग्राउंड इनटू हीटेड लेयर वेयर इट टर्न्स इनटू अ मिक्स ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। As the steam and hot water cool back down to 20 degree centigrade, why does 1 kg of steam release more energy than 1 kg of hot water? क्यों, मैं इसको बस सिंपल आप लोगों को अल्फाज में एक्सप्लेन करूँगी। मैं सेपरेट SLOs के अंदर भी करके आई थी। देखें, आप लोगों के पास था ये आप लोगों का ठंडा पानी। ठीक है, मैं ठंडे पानी को ज़ाहिर करूँगी विद योर आइस क्यूब्स। ठीक है, अब ये ठंडा पानी, इसका आप लोग एक टेम्परेचर ले लो जो आप लोगों के पास एक नॉर्मल इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि ये आप लोगों के पास गया है अंडर ग्राउंड और इसके जो आप लोगों के पास स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी पहले आप लोगों के पास क्या था, ये आप लोगों के पास कोल्ड वाटर था। तो मैं इसे ना कोल्ड वाटर को आइस से नहीं करती, मैंने सॉलिड लग रहा है, मैं इसको किससे करने लगी हूँ, आप लोगों के गिलास के अंदर जो पानी है और इसके ऊपर थोड़ी सी आइस रख देते हैं, यानी ठंडा पानी है। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये अंडरग्राउंड जाके आप लोगों के किसमें कन्वर्ट हो गया, आपकी गैस के अंदर, स्टीम के अंदर। अच्छा, स्टीम के अंदर ये कन्वर्ट हुआ है और इसके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो क्या इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो उतनी होगी जितनी इसके अंदर थी, वो बात तो बाद में करेंगे। इस स्टीम के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों के पास हॉट वाटर बने। ठीक है, अब आप लोगों के पास थोड़ा सा स्टीम बन गया और थोड़ा सा आप लोगों के पास हॉट वाटर बन गया, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों वापस कूल डाउन होंगे तो आप लोगों के पास जो स्टीम है उसका 1 kg ज़्यादा एनर्जी क्यों रिलीज़ करेगा और इसका कम क्यों करेगा। तो इसके लिए हमें आंसर निकालना होगा कितनी कितनी एनर्जी जो है आप लोगों के पास वो रिलीज़ हुई है, ताकि हम लोग इसे प्रूव कर सकें कि जो आप लोगों के पास स्टीम है वो ज़्यादा एनर्जी क्यों रिलीज़ करती है और आप लोगों के पास जो हॉट वाटर है कम एनर्जी क्यों रिलीज़ कर रहा है। तो इक्वेशंस के थ्रू हम लोग निकालते हैं कि कितनी कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। देखें, इसके अंदर जब इसने वापस कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसके अंदर दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। पहले इसने स्टीम से वाटर में आना है, यानी इसने कंडेंस होना है, एंड देन उसके बाद वो वाटर ठंडा होगा, और ये पहले ही वाटर है तो इसने बस ठंडा होना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हीट रिलीज्ड बाय स्टीम। अब किस तरह आप लोग ये निकालोगे, सबसे पहले आप लोगों को निकालना है कंडेंसेशन के वक्त कितनी हीट रिलीज होगी।
तो कंडेंसेशन का कितनी रिलीज हुई है, इसका आप लोगों का फॉर्मूला आता है कि मास जितनी है उसको आप लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो मास उन्होंने कह दिया मास उन्होंने कह दिया 1 kg है, और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उन्होंने आप लोगों को दी होगी 2260 किलो जूल्स पर kg। तो ये किलो जूल्स पर kg है, ये kg है, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो किलो जूल्स में आएगा। तो 2260 किलो जूल्स जो है आप लोगों के पास एनर्जी ऑफ कॉन्डेंसेशन हीट जो आप लोगों के पास रिलीज हुई है कॉन्डेंसेशन के अंदर, वो आप लोगों के पास 2260 है। अब जब आप लोगों ने निकालनी है कूलिंग के वक्त, इसी जो हीट है इसकी कूलिंग के वक्त आप लोगों के पास कितनी जो वो है हीट है वो आप लोगों के पास रिलीज हुई है। तो कूलिंग के लिए आप लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो है mc∆T। ये मैंने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाया। इसके अंदर जब आप लोग सारी चीज़ें पुट करोगे, यानी 1 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप लोगों को पता है 4.186 किलो जूल्स में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, किलो जूल्स पर kg। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर किस तरह चेंज हुआ है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और जो आप लोगों के पास इसका आंसर आएगा वो है 334.88 किलो जूल्स। तो आप लोगों के पास जो रिलीज हुई है स्टीम की जो हीट, स्टीम ने जो हीट रिलीज की है वो आप लोग इस तरह लिखोगे 2260 प्लस 334.88 इज इक्वल टू 2594.88 किलो जूल्स पर kg। सॉरी, जो आप लोगों के पास हीट है उसका यूनिट किलो जूल्स होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या निकाल लिया, स्टीम कितनी हीट रिलीज करता है। अब वाटर कितनी हीट रिलीज करता है, ये आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। जब भी आप लोगों के पास वाटर कूल करेगा तो इतनी हीट रिलीज करेगा, क्योंकि आप लोगों के पास जो स्पेसिफिक हीट है वो तो उतनी रहेगी। तो ये आप लोगों के पास कितनी है, 334.88 किलो जूल्स। आप लोगों ने देखा कि जो वाटर है उसने ठंडे होने में कम हीट रिलीज किया और इसने स्टीम ने ज़्यादा हीट रिलीज किया। लेकिन उन्होंने पूछा था वाई, और वाई का आंसर आप लोग खुद अब कर सकते हो, क्योंकि जो स्टीम है इसने पहले कंडेंस होना था फिर कूल होना था, तो इसकी हीट ज़्यादा होनी थी, और जो हॉट वाटर उसने जस्ट आप लोगों के पास कूल डाउन होना था। तो इसका आप लोगों को होप्स तो आंसर समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा। अब लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन मैटर, डिस्कस वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ वाटर बेस्ड ऑन इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब भी इस तरह आप लोगों से वो कोई भी डेफिनेशन पूछना, सबसे पहले आप लोगों ने क्या देना होता है, इक्वेशन डेल्टा बल्कि m डेल्टा क्यू, सॉरी या डेल्टा क्यू डिवाइड बाय m डेल्टा टी। उसके बाद आप लोगों ने क्या देना होता है, इसका यूनिट। सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मूला देना है, देन यूनिट देना है। यूनिट क्या होगा, आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट का सिर्फ यूनिट लिख दो, जाउल्स पर kg डिग्री सेंटीग्रेड और जाउल्स पर kg केल्विन। अब हम लोग देंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन वैसे आप लोग इसके ऊपर भी दे सकते हो इस फॉर्मूले का, बट फॉर्मूला एंड यूनिट देना ज़रूरी है। तो मैंने इस तरह इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 kilogram object to 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। तो यह आप लोगों के पास डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अगर आप लोगों को आती हो इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से ही डेफिनेशन बनती है। और जो कहते हैं मैं ये क्या बात हुई है, तो वही बात हो गई जो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैथमेटिकल आप लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन होती है, और ये आप लोग लिख के देते हो, रिटर्न होती है, बट ये दोनों एक ही बात होती हैं। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला आता है, आप लोग उससे खुद ब खुद अपनी जो डेफिनेशन है आप लोग फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों से उन्होंने पूछा कि वाटर के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वाटर हैज़ एक्सेप्शनली हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और फिर आप लोगों ने वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देनी है, जो आप लोगों को याद होनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड लिख दें या केल्विन लिख दें, एक ही बात है, तो डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद उन्होंने जो बोला था कि आप लोगों ने एप्लीकेशंस देनी है वाटर बेस्ड हाई स्पेसिफिक हीट, जो आप लोगों के पास एप्लीकेशन एंड डेली लाइफ आप लोगों ने वो देनी है, क्योंकि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो मैं जस्ट नेम करूँगी एप्लीकेशंस को, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करना होगा। सबसे पहले कूलेंट, कूलेंट में क्यों यूज़ होता है वाटर, क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है, देर से गर्म होता है, और जब ये देर से गर्म होगा तो देर से उबलेगा, यानी ये अपने पास ज़्यादा एनर्जी तो स्टोर कर लेता है, बट वो इतनी ज़्यादा एनर्जी उसको इतना जल्दी गर्म नहीं करती। तो ये गाड़ी की सारी एनर्जी, गाड़ी की जो सारी एक्सेस हीट है वो अपने अंदर स्टोर करता है, एंड देन उबलने से पहले ये उस एक्सेस हीट को बाहर निकाल देता है। तो एज अ रेडिएटर ये यूज़ होता है, एज अ कूलेंट ये यूज़ होता है। तो ये उनको उस हीट को बाहर निकाल देता है, हीट को बाहर भी निकाल देता है, खुद उबलता भी नहीं, तो ये एक साइकिल में घूमता रहता है। अगर ये उबल गया तो फिर ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी, यानी वो पानी अंदर से जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो पानी अंदर से कभी ख़त्म नहीं होता, बिकॉज वो गाड़ी की सारी हीट को कलेक्ट करता है, अभी वो उबला नहीं होता कि वो उसको बाहर निकाल देता है। उसके बाद ये कि हम लोग इसके एक और एग्जांपल देंगे क्लाइमेट के बारे में, यानी नेचर किस सामने आपको रेगुलेट करती है। यानी नेचर भी वाटर को यूज़ करती है, नेचर ने पहले यूज़ किया तो हमने किया, हमने उसे देख के। तो लैंड और सी ब्रीजेस, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह ये आप लोगों के पास जो क्लाइमेट है उसको हम रेगुलेट करते हैं, ब्रीजेस। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो अगला पढ़ना है वो हमारे पास सेंट्रल हीटिंग या सेंट्रल कूलिंग सिस्टम्स हैं, जो एक घर के ऊपर लगा दिए जाते हैं, एक मॉल के ऊपर लगा दिए जाते हैं, ताकि पूरे मॉल के अंदर हीट प्रोवाइड की जा सके इन विंटर्स, एंड पूरे मॉल के अंदर ठंड प्रोवाइड की जा सके इन समर्स। तो अगर आप किसी मॉल में जाओ तो आप लोग देखोगे कि वहाँ पे कोई ऐसे नहीं होगा, बट ठंड बहुत ज़्यादा होगी, और पूरे मॉल के अंदर ही होगी। किसी खास दुकान में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उन्होंने एडिशनल एसी भी लगाया हो सकता है, बट पूरे मॉल के अंदर बाहर की निस्बत बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंट्रल कूलिंग सिस्टम लगाया होता है ऑन द टॉप ऑफ द मॉल, और वो पूरे मॉल को ठंडा कर रहे होते हैं। अब वो हर जगह पे एसी नहीं लगा सकते बिकॉज मॉल बहुत बड़ा है, तो वो सेंट्रल कूलिंग सिस्टम लगाते हैं जिनके अंदर से वाटर गुजरता है, और वाटर चूँकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है, ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। वो सारे रूम को ठंडा कर देता है, सारे एरिया को ठंडा कर देता है, और सारे एरिया को वो गर्म कर देता है। इस तरह सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है ये बड़ी बड़ी जगहों में लगता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास इसी तरह के आप लोग और एग्जाम्पल सकते हो, बस 3 काफ़ी हैं आप लोगों के पास। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इज़ कंडक्शन एंड हाउ इज़ इट एक्सप्लेन बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड, व्हाट मेक्स मेटल बेटर कंडक्टर देन अदर सॉलिड सब्सटेंसेस। तो इधर सबसे पहले हम लोग कंडक्शन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ कंडक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल without any net movement of the material itself। इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर वाइब्रेट करते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, देन अपनी मेन पोजीशन पे लौट जाते हैं। तो आप लोगों के पास जो कंडक्शन है उसके अंदर जो मटेरियल है वो अपने आप मूव नहीं कर रहा, वो जस्ट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से आप लोगों ने समझाना है। यानी मैं कहना है चाह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, इसका क्या मतलब है कि द पार्टिकल्स at the heated end gain energy, start vibrating rapidly या vigorously, this movement transfer energy from one particle to another during
collisions. This is how energy reaches the other end of the solid. तो ये आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी की बेस पे भी कंडक्शन को पढ़ लिया और उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली. उसके बाद वो कहना है कि व्हाट मेक्स मेटल्स बेटर कंडक्टर्स देन अदर सॉलिड सब्सटेंसेस. तो सबको पता है मेटालिक बॉन्ड्स. Metals have metallic bond and they make them more and you will say they make them better conductor than other solid substances. क्यों मेटालिक बॉन्ड्स अदर सॉलिड सब्सटेंसेस से ज़्यादा इनको बेटर कंडक्टर बनाते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैटिस वाइब्रेशन भी होती है, यानी जो आप लोगों के पास आयंस हैं कैटायंस वो भी वाइब्रेट करते हैं, वो लैटिस की फॉर्म में होते हैं. एंड देन आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री वो भी वाइब्रेट करते हैं. दोनों की वाइब्रेशन के बायस आप लोगों की जो एनर्जी ट्रांसफर है वो ज़्यादा रैपिडली होता है. क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू कन्वेक्शन. प्रोवाइड एट लीस्ट 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ कन्वेक्शन इज यूज इन डेली लाइफ. तो हम लोग अब कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं. The convection depends on density difference. When lower air gets hot, it expands and its density decreases, taking it high above in simple words में it rises. उसके बाद आप लोग देखते हैं द कूलर एयर नियर बाय with comparatively high density fills the empty space of hot air या फिर रिप्लेसेस इट. अब आप लोग इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लंबे और छोटे लफ्ज़ आप लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं. तो रिप्लेसेस इट और मैंने राइजेस, ये दोनों आप लोगों को बताया कि आप लोग अपनी लंबी चौड़ी कहानियों के बजाय ये छोटे छोटे लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं. यह आप लोगों के पास थी कन्वेक्शन की डेफिनेशन. तो आप लोग कह सकते हो दिस साइकिल रिपीट्स एज द एयर गेट्स हॉट, या होल एयर भी कह सकते हो. ठीक है, ये आप लोगों के पास थी कन्वेक्शन की डेफिनेशन. इसके बाद आप लोगों से कहना है कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने. तो मैं 3 नोट डाउन कर देती हूँ. सबसे पहले जो आप लोग दोगे वो इलेक्ट्रिक रूम रेडिएटर्स या इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स दोगे. तो आप लोगों ने बोलना है हीट रेडिएटर्स, बस इतना कह सकते हो आप लोग. ये मैंने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल से सेपरेट एसएलओ के अंदर पढ़ाया कि किस तरह हीट रेडिएटर्स के अंदर जो बॉइलिंग वाटर होता है सारे कमरे को अपने बॉइलिंग वाटर के थ्रू और कन्वेक्शन के थ्रू जो है वो सारे रूम को गर्म करता है. एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी. इसके अंदर जो बॉइलिंग वाटर होता है ना इसके पाइप्स के अंदर, उससे जब एयर टकराती है तो वो वाली एयर गर्म हो जाती है, फिर वो लेस डेंस हो जाती है, वो ऊपर उठती है और फिर जो ऊपर ठंडी हवा होती है वो रेडिएटर के करीब आती है, वो रेडिएटर के करीब आती है वो भी गर्म हो जाती है. इस तरह साइकिल चलता रहता है. ये मैंने शॉर्ट और पास में इसको एक्सप्लेन कर दिया. अगला जो आप लोग करोगे बॉइलिंग वाटर कर सकते हो, बिकॉज जब आप लोग केटल के अंदर बॉयल करते हो वाटर को तो उसके अंदर भी कन्वेक्शन हो रही होती है. कन्वेक्शन आप लोगों के पास फ्लूइड्स में होती है, ये लिक्विड में भी हो सकती है और ये गैस में भी हो सकती है. तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एयर नहीं कहना चाहिए था, आप लोग फ्लूइड कह सकते थे. ठीक है, इधर भी आप लोग फ्लूइड कह सकते हो बिकॉज इसने वाटर में भी होना है. बॉइलिंग वाटर की मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल दिया वाटर के अंदर कन्वेक्शन हो रही है. और उसके बाद जो आप लोगों ने और कुछ कहना है कि
हॉट वाटर टैंक्स भी होते हैं, ठीक है, घर के अंदर। डोमेस्टिक इसको कह सकते हैं आप लोग, डोमेस्टिक हॉट वाटर टैंक्स। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल हो गई हैं आप लोगों के पास कन्वेक्शन की। अब तो आप लोगों को वाला सवाल समझ में आया होगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो हमसे कह रहा है कि एनालाइज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन, एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज रेडिएशन। तो रेडिएशन आप लोगों के पास इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर का नाम है। इसके बाद आप लोग ये देख सकते हो कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम। तो ये आप लोगों के पास हो गई इसकी डेफिनेशन। आप लोगों से क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आप लोगों ने रेडिएशन भी बताना है और आप लोगों ने बताना है कि फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर क्यों। तो ये क्यों फास्टेस्ट है, बिकॉज ये स्पीड ऑफ लाइट पे ये वाली जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये मूव करती हैं, जिसको आप लोग स्मॉल सी यानी इसे रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁴ 3.8 इंटू 10⁻⁴ सॉरी 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इस स्पीड से आप लोगों के पास ट्रैवल करती हैं एंड दस रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये आप लोगों के पास ये बात हो गई कि क्यों ये फास्टेस्ट है, कहाँ पे ये क्यों फास्टेस्ट है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस कर। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिलेशंस दूंगी। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा आप लोगों के पास सरफेस टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा आप लोगों के पास रेडिएशन होगी। सेकंड आप लोगों के पास है सरफेस एरिया, कि जितना ज़्यादा आप लोगों के पास बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा उससे रेडिएशन आप लोगों के पास इमिट होगी। उसके बाद जो आप लोगों के पास है वो सरफेस कलर एंड टेम्परेचर। सरफेस कलर एंड टेम्परेचर, इसके अंदर जो ब्लैक कलर है ना और जो मैट सरफेस है यानी जो रफ सरफेस है, मैट सरफेस है, ये दोनों जो है वो रेडिएशन को ज़्यादा कॉज कराती हैं। और जो आप लोगों के पास वाइट कलर है और जो आप लोगों के पास शाइनी सरफेस है, ये जो है ये रेडिएशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जो आप लोगों का अगला पॉइंट है वो आप लोगों के पास है टेम्परेचर डिफरेंस, कि उस ऑब्जेक्ट और उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है। अगर ज़्यादा होगा तो रेडिएशन ज़्यादा होगी, अगर आप लोगों के पास कम होगा तो रेडिएशन कम होगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस उसी तरह का फैक्टर है। इस तरह आप लोगों के पास डिफ्यूजन ग्रेडियंट था, स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट ज़्यादा डिफ्यूजन कॉज करता था, और टेम्परेचर डिफरेंस अगर स्टीप होगा तो फिर ज़्यादा रेडिएशन होगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहे हैं कि एनालाइज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन ग्लोबल वार्मिंग, हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज सिवियरिटी ऑफ हरिकेन्स, हीट वेव्स, फ्लडिंग एंड ड्राउट्स। तो ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज हैं जो आप लोगों के सन की तरफ से आने वाली रेज जो हाई एनर्जी वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ छोटी है उनको अंदर आने देती है, और जो आप लोगों के पास अर्थ री इमिट करता है लॉन्ग वेवलेंथ वाली और आप लोगों के पास लेस एनर्जी वाली वेव्स, उनको ये बाहर नहीं निकलने देती हैं, उनको ये ट्रैप कर लेती है। और इन्हीं एनर्जी को ट्रैप करने की वजह से, इन्हीं इंफ्रारेड लेस एनर्जी वाली वेव्स को ट्रैप करने की वजह से जो आप लोगों के पास ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज़ कर जाते हैं। अब इस ग्लोबल टेम्परेचर के राइज़ करने को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं, जैसे कि हरिकेन्स, जैसे कि आप लोगों के पास हरिकेन्स हैं। ठीक है, आप लोग ये लाइन लिखो है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। मैं आप लोगों को बस एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह ये सब कुछ हो सकता है। फिर हीट वेव्स आ जाती हैं, फ्लडिंग हो सकती है और ड्राउट्स आ जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि हरिकेन्स किस तरह आते हैं। देखिए हरिकेन्स आप लोगों के पास जब आप लोगों का सी जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है। 26 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ नॉर्मल, और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा ना तो आप लोगों का ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है फॉर योर ओशन वाटर। तो ओशन वाटर का जो ऊपर वाला एयर है वो गर्म हो जाती है, वो लेस डेंस हो जाती है, वो ऊपर उठने लग जाती है, और वो इतनी तेज़ी से गर्म होती है बिकॉज आप लोगों का जो सी लेवल सी की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। तो वो इतनी तेज़ी से गर्म होती है कि वो एकदम सारी ऊपर उठती है, और वो जब सारी एकदम ऊपर उठती है ना लेस डेंस गर्म हवा, तो एकदम जो इर्द गिर्द की ठंडी हवा होती है वो उस तरफ डाइव इन करती है। बिकॉज आप लोगों का जो इन्वायरमेंट है
वो इनर्शिया है, वो यानी वो आप लोगों की किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। तो अगर आप लोगों के पास एकदम वैक्यूम क्रिएट होगा, जब गर्म हवा एकदम ऊपर जाएगी तो आप लोगों की ठंडी हवा रश करेगी कि वो वहाँ आके फिल अप करे उस वैक्यूम को, वहाँ वैक्यूम ना बनने दे। तो जैसे ही वो ठंडी हवा जैसे तेज़ी से अंदर की तरफ आती है और वो भी गर्म होकर तेज़ी से ऊपर उठती है और ठंडी हवा अंदर की तरफ आती है, तो हरिकेन्स फॉर्म होते हैं। और ये एक्चुअली सी के ऊपर आने वाले बहुत बड़े बड़े हवाई तूफान होते हैं। और फिर ये सी के ऊपर आ जाते हैं और ये लैंड की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। उनके साथ आप लोगों के पास आती है बहुत तेज़ हवा, बहुत तेज़ आप लोगों के पास बारिश होती है। और वो बारिश सरप्राइजिंगली सिर्फ हरिकेन के ऊपर होती है, क्योंकि हरिकेन के अंदर ही क्लाउड्स बनता है और सिर्फ हरिकेन की जगह पे, जहाँ पे हरिकेन आया यानी जहाँ पे वो गोला आया तूफान का, उसी के अंदर बारिश हो रही है, उसके इर्द गिर्द नहीं। तो वो जो है तूफानी गोला है ना, वो मूव करता है टुवर्ड योर लैंड, क्योंकि वो सी या ओशन के ऊपर बना है। तो वो लैंड की तरफ मूव करता है और बारिश भी उसके साथ साथ मूव करती है। और ये लैंड के ऊपर जब आते हैं तो ये अपनी एनर्जी लॉस करता है, आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता है, बट ये तबाही ज़रूर कर देता है। ठीक है, हीट वेव्स किस तरह आती हैं? हीट वेव्स इस तरह आती हैं कि आप लोगों के पास जो अर्थ के ऊपर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वो वो वेरी गुड इमिटर्स भी हैं, वेरी गुड एब्जॉर्बर्स भी हैं। तो वो इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और री इमिट भी करते रहते हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों की जो गर्मी बढ़ती रहती है। और इसके साथ साथ ये बात कि आप लोगों के पास जब इस तरह गर्मी बढ़ती है तो फिर इवेपोरेशन का रेट कम होता है, बारिशें कम होती हैं और हीट वेव्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ्लडिंग किस तरह होती है कि जब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो जो आप लोगों के पास ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं और उनके मेल्ट होने की वजह से पानी बहुत तेज़ी से नीचे आता है और फ्लडिंग हो जाती है। ड्राउट्स किस तरह आते हैं कि हीट वेव आने के बायस आप लोगों के पास अक्सर इलाकों में पानी की कमी हो जाती है, किल्लत हो जाती है, कहत साली हो जाती है और इसके बायस आप लोगों के पास ड्राउट्स आ जाते हैं। यहाँ पानी नहीं होता, खुश्क साली, इसको हम लोग ड्राउट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई अर्थ कोर हैज़ एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर इवन आफ्टर 4 बिलियन ईयर्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये वाली बात मैं आप लोगों को अभी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आई थिंक पढ़ा के आई हूँ कि किस तरह जो अर्थ का टेम्परेचर है वो आप लोगों के पास 4 बिलियन ईयर्स पहले का अब तक उसी तरह का है। हम लोगों ने यहाँ पे दो जो आप लोगों को प्रोसेसेस याद रहने चाहिए, दैट आर एक्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। ये मैंने आप लोगों को दोनों पढ़ाए थे, एक्रेशन और डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, दोनों हम लोगों ने प्रोसेसेस पढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 अभी कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस क्या था कि जब अर्थ आप लोगों के पास बना था तो उसके अंदर जो सारी ग्रेविटेशनल पुल थी उसने सारे पार्टिकल्स सारे मटेरियल्स को एक साथ साथ जोड़ा था, जिसकी वजह से आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। एंड देन काइनेटिक एनर्जी आप लोगों की हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। तो आज तक आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के अर्थ कोर से बाहर आ रही है और इसी वजह से आप लोगों का जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ का हाई टेम्परेचर क्या है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर कौन सा है अर्थ का, किस टेम्परेचर पे होता है आप लोगों का अर्थ? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों का अर्थ का कोर है। तो ये आप लोगों के पास एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है। इसका जो मेन कॉज है आप लोगों के पास एक्रेशन और डिफ्रेंशिएशन है। ये दोनों क्या थे? एक्रेशन मैंने अभी दोबारा से बता दिया। डिफ्रेंशिएशन यह था कि जो हैवी मेटल्स हैं जो वो हाई डेंसिटी वाले हैं वो सिंक करते हैं अर्थ के कोर के अंदर और जो लो डेंसिटी वाले हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं। तो इस तरह आप लोगों के पास जो हीट है वो अंदर रहती है और आप लोगों के पास वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती रहती है। जो हीट अंदर रहती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल हीट। प्रीमोर्डियल हीट आई थिंक मैंने पहले पढ़ाया, मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन प्रीमोर्डियल हीट हम लोग इसे कहते हैं, जिसके अंदर आप लोगों के पास ये दोनों प्रोसेसेस आते हैं, एक्रेशन और डिफ्रेंशिएशन। ये मैंने बीच में बस एक ये वाली बात बताई है। ठीक है, क्या अर्थ का एक्सट्रीम टेम्परेचर है कितना? अच्छा, ये जो एक्सट्रेशन है और डिफ्रेंशिएशन है सिर्फ दो ही प्रोसेसेस नहीं हैं जो ये कॉज कर रहे हैं। आप लोगों के पास एक और भी प्रोसेस है जिसे हम लोग रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म जो आइसोट्रॉप्स हैं वो डिके होते रहते हैं और उनकी वजह से जो आप लोगों के पास मेंटल है आप लोगों का अर्थ का जो कोर है आप लोगों के अर्थ का, वो आप लोगों के पास न्यूक्लियर डिके हीट बनाता रहता है। तो यहाँ मैं बस आप लोगों को लिख के दूंगी रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, टोटल दोनों बातें थी, प्रीमोर्डियल हीट और रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके के अंदर आप लोग क्या लिखोगे कि जो आप लोगों के पास
कॉन्टिन्यूस रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? ऑफ लॉन्ग टर्म आइसोटॉप्स, ये जो है आप लोगों के पास क्या कहता है? हम इन द, ये कहाँ कहाँ होते हैं आप लोगों के पास? कोर के अंदर, मेंटल के अंदर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके हीट। तो ये आप लोग आज टोटल बात थी ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। एक्रेशन बताना है, डिफरेंशिएशन बताना है और रेडियो एक्टिविटी क्या बताना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि हाउ आर टेक्टोनिक प्लेट्स फॉर्म्ड एंड व्हाट फैक्टर्स कॉज देम टू मूव, एक्सप्लेन दीज कॉजेज इन डिटेल एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो अर्थ जब फॉर्म हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा हॉट था, ये बहुत ज़्यादा गर्म था, बिकॉज ये सारे मटेरियल से एक साथ पैक हुए थे और हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी। तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी ये रिजिड थी, इसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते थे। और जब ये आप लोगों का जो अर्थ है ठंडा हुआ, कूल डाउन हुआ, तो ये जो लिथोस्फीयर थी ये चूँकि पहले बहुत ज़्यादा हॉट थी, ये कूल डाउन हुई तो ये क्रैक हो गई बहुत सारे डिफरेंट प्लेट्स के अंदर, डिफरेंट बड़े बड़े पीसेस के अंदर। इनको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये एक सेमी फ्लूइड लेयर एस्थीनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है, ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स को तो हम लोगों ने बता दिया कि किस तरह फॉर्म हुई है। कह रहे हैं व्हाट फैक्टर्स कॉज देम टू मूव, मेंटल कन्वेक्शन करंट, ये सबसे पहला कॉज है इसका मूव करना। इसका मूव करने का सबसे पहला कॉज हमारे पास मेंटल कन्वेक्शन करंट है। और ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आप लोगों के पास अर्थ कोर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसकी हीट जो है वो स्लो मूविंग कन्वेक्शन करंट बनाती है और ये मेंटल के अंदर बनते हैं। और जो आप लोगों के पास हॉटर रॉक्स होते हैं वो क्रस्ट की तरफ मूव करने लगते हैं, वो ठंडे होते हैं, वापस अंदर की तरफ आते हैं। तो इस तरह टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वो एक कन्वेक्शन करंट के थ्रू टॉप के ऊपर मूव करती रहती हैं। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास का कॉज, उसे हम लोग कहते हैं रिज पुश। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझते हैं। इसके बाद एक दो जो दो और हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हम दोनों को लिखते हैं, फिर एक ही डायग्राम में इन चारों को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। स्लैब पुल और स्लैब सक्शन। तो अब एक डायग्राम बनाने लगी हूँ मैं, जिसके अंदर ये चारों मैं कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो डायग्राम हमारी कुछ ऐसे जाएगी कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंशियल प्लेट है, ये हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, इसे हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पे अपना सी लेवल है। ठीक है, सी लेवल। अच्छा, नीचे क्या हम बात करने लगे कि हमारे पास अब ओशियनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमारी दो ओशियनिक प्लेट्स हैं इस तरह करके। ठीक है, और ये हमारे पास एक सबडक्शन जोन है। ठीक है, जहाँ पे ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के नीचे आ रही है। अब हमारे पास होने क्या लगा है कि इसके नीचे हमारे पास था कुछ हॉट मैग्मा, हॉट रॉक्स थे हमारे पास। ठीक है, ये ऊपर राइज किए क्योंकि लेस डेंस हो गए। अब ये ऊपर राइज करेंगे तो क्या होगा? बिकॉज दे आर लेस डेंस, ये इस तरह एक पहाड़ सा बन जाएगा इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स का। तो कुछ ऐसे उठ जाएंगे दोनों, और क्या होगा कि ये जो आप लोगों के पास पुल है ना, ये जो पुश है, सॉरी, ये जो आप लोगों के पास मैग्मा पुश कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं रिज पुश। ये आप लोगों के पास हो गया रिज पुश। अब ये रिज पुश होता है ना, तो इसकी वजह से ये टेक्टोनिक जो दोनों प्लेट्स हैं ये पीछे की तरफ धकेली जाती हैं, या पीछे की तरफ धकेली जाती है। और फिर जो ग्रेविटी है वो यहाँ से इस टेक्टोनिक प्लेट को नीचे खींच सकती है सबडक्शन जोन से, जिसको हम लोग स्लैब पुल कहते हैं। अब ये प्लेट नीचे खींच रही है। अब ये नीचे खींचते खींचते एक टाइम इस तरह का आता है कि ये यूं करके कर्व हो जाती है, क्योंकि कन्वेक्शन करंट जा रहा है, तो ये प्लेट
यूँ घूम जाती है ओशियानिक लिथोस्फीयर। और इसी घूमने की वजह से यहाँ पे आप लोगों के पास एक स्लैब सक्शन करंट फॉर्म होता है, इसके घूमने की वजह से। और जब ये आप लोगों के पास स्लैब सक्शन क्रिएट होती है, होता ये है कि आप लोगों की जो कॉन्टिनेंशियल प्लेट है ये आप लोगों के आगे की तरफ आ जाती है, पुश होती है कॉन्टिनेंशियल जो प्लेट है। तो इस तरह आप लोगों के पास ये जो टेक्टोनिक प्लेट है मूव किया है, किस वजह से? रिज पुश की वजह से, स्लैब पुल की वजह से और स्लैब सक्शन की वजह से और मेंटल कन्वेक्शन करंट की वजह से। चार आप लोगों के पास फैक्टर्स थे जिन्होंने इन टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कराया। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगरचे आप लोगों की बुक के अंदर नहीं है, बट ये बना देना अच्छा है। अच्छा, आखिर में हमसे क्या पूछते हैं कि एक्सप्लेन दीज कॉजेज इन डिटेल्स, एक्सप्लेन दिस कॉजेज इन डिटेल्स एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। तो देखें, कॉजेज इन डिटेल्स हम लोगों ने बता दिए, मैंने समझा दिया आप लोगों ने, अब बस इनकी डेफिनेशन लिखनी आगे हम लोगों से कहने कि इफेक्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके इफेक्ट्स हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ के हैं, क्या किस तरह होता है, अलग अलग एसर लॉस के अंदर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया था इसे। तो मैं बस आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी वजह से अर्थक्वेक्स हो सकते हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और लास्टली एक नई चीज़ है माउंटेन बिल्डिंग। ये क्या होता है, जब आप लोगों के पास जो क्रस्ट है वो अपलिफ्ट होता है ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो आप लोगों के पास एक फिनोमिना चलता है माउंटेन बिल्डिंग। दैट वाज ऑल अबाउट लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। और अब हम लोग चलेंगे अपने न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू यूनिट्स ऑफ जाउल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो उन्होंने जाउल्स केजी डिग्री सेंटीग्रेड या केजी केल्विन दे दिया। अब हमसे कहना है कि इसको जाउल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में करना। हमारे पास है 4180 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं, इनका डिग्री सेंटीग्रेड में लेके जाना है तो केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड आर द सेम। तो मैंने इसको किस में लेके जाना है, जाउल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने बस इस किलो को हटाना है, बाकी ये ग्राम लगा हुआ। तो किलो का आप लोगों के पास क्या यूनिट है, 10⁻3, ठीक है। आगे ग्राम लगा रहेगा, डिग्री सेंटीग्रेड भी लगा रहेगा, ऊपर जूल्स भी लगा रहेगा। और अब बस आप लोग इसको ऊपर ले जाओ, 4180 इंटू 10⁻³ जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, दैट वुड बी 4.180 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यही आप लोगों के पास आंसर है। तो ये यहाँ पे आप लोगों के पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोगों के पास जो मास है दैट इज़ 25 किलोग्राम और आप लोगों के पास जो टेम्परेचर है दैट इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है दैट इज़ अराउंड 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आपने 1 केजी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसके लिए भी आप लोगों को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि 1 केजी को इस वाले केस के अंदर आप लोगों ने 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोग बढ़ा रहे हो 25 केजी को, यानी 1 केजी को आप लोग 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा रहे हो। तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग लिखोगे कि हीट नीडेड टू रेज 1 kg टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितनी आएगी आप लोगों के पास, हीट कितनी आएगी 4200। 1 kg को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना था, तो अगर 1 kg को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना तो इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी दिस थिंग। तो ये आप लोगों के पास आ गई है आप लोगों की हीट किसके लिए, 1 kg को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाने के लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, हीट नीडेड टू रेज 25 kg टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हर केजी को 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कराना है। तो आप लोग क्या करोगे, क्यू जो है आप लोगों का कितना आएगा, इसको जो आप लोग 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोगों का इसका टेम्परेचर आता ही है, सॉरी इसका आप लोगों का फॉर्मूला आता ही है डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी।
और यहाँ पे आप लोगों के पास क्यू बन जाएगा MC डेल्टा टी। तो मास आप लोगों के पास कितनी है 25 kg, सी आप लोगों के पास कितना है 4200, टेम्परेचर आप लोगों के पास कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 5.25 मेगा जूल्स। निकाल के देख लें, ठीक है। और वो आप लोगों के पास किसका इक्वल है, इसके। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप हाफ kg ब्लॉक ऑफ एन अननोन मेटल, मास हम लोग लिखेंगे हाफ kg, अननोन मेटल है, उसे हीट किया उन्होंने 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इनिशियल टेम्परेचर आप लोगों के पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर आप लोगों के पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए जितनी आप लोगों को हीट रिक्वायर्ड थी वो हीट लिखेंगे, सॉरी स्पेसिफिक हीट नहीं है, यहाँ आप लोगों को जितनी हीट रिक्वायर्ड थी वो 19 किलो जूल्स थी। आप लोग इसे सीधा जूल्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। आगे वो आप लोगों से क्या कह रहा है कि अच्छा ए उसने आंसर बोला है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोग किस तरह करोगे, डेल्टा क्यू इसका आप लोग मानोगे क्योंकि उन्होंने आप लोगों को हीट बता दी है कितनी ही चाहिए थी, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो फार्मूला है डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी, 19,000 बाय kg और सेंटीग्रेड में ही आप लोगों ने इसका ध्यान रखना। तो आप लोगों के पास हाफ यानी 0.5 मास है kg में, और 80 माइनस 30 50, ठीक है। और आप लोगों के पास जो इसका फाइनल यूनिट आएगा वो आप लोगों के पास आएगा जाउल्स पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर आप लोगों के पास 760 जाउल्स पर kg डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। बी वाला जो आप लोगों के पास वो आप लोगों को देता है पार्ट, आप लोगों से कह रहा है कि इफ़ द सेम मेटल ब्लॉक इज़ हीटेड, अब उसने आप लोगों को जो इनिशियल टेम्परेचर दिया वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड और जो फाइनल टेम्परेचर दिया वो आप लोगों के पास 125 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी वुड बी नीडेड, यानी आप लोगों का स्पेसिफिक हीट उतनी रहनी है बिकॉज सेम मेटल है, और आप लोगों के पास मास भी ऑफ कोर्स वही रहना है बिकॉज वही चीज़ है। तो आप लोगों से पूछा कि अब कितनी हीट चाहिए होगी क्योंकि उसने टेम्परेचर चेंज कर दिया। तो हम लोग हीट निकालेंगे, हीट किस तरह निकलती है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। तो M आप लोगों के पास 0.5 है, C आप लोगों के पास 760 है, और डेल्टा टी आप लोगों के पास 125 माइनस 80 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो जूल्स उसका यूनिट होगा। इसका आंसर है 17100 जूल्स। देखते हैं यही है 17100 जूल्स। एक kg था तो इसे 00, अगर मैं इसे kg में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा ये 3, यानी मैंने kg में अगर कन्वर्ट करना होता है ना तो मैं यूँ करती हूँ इंटू 10⁻³ और आप लोगों के पास आगे लिखा जाएगा किलो जूल्स। तो इंटू 10⁻³ क्या होगा 17.1 किलो जूल्स, ठीक है 17.1 किलो जूल्स। तो उन्होंने kg में किया, आप लोग जूल्स के अंदर भी दे सकते हो, किलो जूल्स के अंदर भी दे सकते हो, लेकिन उन्होंने पहले हीट आप लोगों को किलो जूल्स में दी थी ना, तो बेहतर ही है कि आप लोग किलो जूल्स में दो, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट क्यों उन्होंने कैल्विन में दिया, वरना डिग्री सेंटीग्रेड और कैल्विन है की बात है, मैं इसी को कैल्विन में लिख सकती हूँ 760 कैल्विन, क्योंकि कैल्विन ऐसा यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि चेंज इन टेम्परेचर हम लोगों ने निकालना है 5 लीटर ऑफ वाटर का। 5 लीटर इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर क्यूब भी आप लोग कह सकते हो, तो मैं लीटर में ही लिख देती हूँ। जो आप लोगों के पास है वो है 5 लीटर इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर क्यूब इफ इट एब्जॉर्ब्स 8.4 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी, यूज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जाउल्स पर kg केल्विन। तो हम लोगों ने क्या निकालना है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो पता नहीं है क्यों मैंने डेसीमीटर क्यूब किया, 5 डेसीमीटर क्यूब भी होता है 5 kg भी होता है, तो आप लोगों ने तो kg में लेकर जाना था ना। 5 लीटर इज इक्वल टू 5 kg, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी के लिए आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला रखो, देखते हैं फिर डेल्टा टी किस तरह निकलता है। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। डेल्टा टी निकालने के लिए आप लोग रखोगे डेल्टा क्यू बाय एम सी। तो डेल्टा क्यू के 8.4 मेगा को आप लोग ऐसे कन्वर्ट करो पहले जूल्स के अंदर, बिकॉज जूल्स के अंदर आप लोगों के पास आंसर आना चाहिए। तो आप लोगों के पास मेगा क्या है 10⁻⁶। एम आई राइट 10⁻⁶, 8.4 इंटू 10⁻⁶ जूल्स इसका आंसर होगा। तो 8.4 इंटू 10⁻⁶ आप लोगों के पास आ जाता है, जो भी आ जाता है। मैं इसे 10 इंटू 10⁻⁶ से रखूँगी बिकॉज इसके आगे 5 जीरो है, वो मैं नहीं लगाऊंगी अभी। 84 के आगे 5 जीरो है, मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। यह आप लोगों के पास 8.4 इंटू 10⁻⁶ है। नीचे एम आप लोग रखोगे 5 और उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 4200 को।
5 रखोगे उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे 4200, आंसर आप लोगों के पास आ गया 400 वाट। हैरत तो ये देख के बहुत ज़्यादा कि इसका आंसर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इन्होंने गलत दिया है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज मैंने पहली बार किसी न्यूमेरिकल के अंदर देखा, बट ये हो सकता है, मुमकिन है, तो ये ठीक है। इन्होंने गलत दिया, इनकी तरफ ध्यान न दें। क्वेश्चन नंबर 6, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज देख के हैरत तो हो रही है, इसके आखिर मैंने कोई आंसर भी नहीं दिया, इसका आंसर 400 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों से कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर आप लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर आप लोगों के पास एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका आप लोगों के पास जो टेम्परेचर था वो था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको आप लोगों ने मिक्स के साथ किया 200 ग्राम ऑफ वाटर, जिसका टेम्परेचर था आप लोगों के पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर assuming no heat loss to the surrounding। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे कि आप लोगों के पास जो होता है डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2, यानी MC डेल्टा T1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T2। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। M1 आप लोगों के पास 100 है, C आप लोगों के पास वाटर की रहेगी 4200। आगे यहाँ पे असल में रोला आता है TF माइनस T1, सॉरी T1 माइनस TF, बिकॉज आप लोगों ने जो फाइनल और पहले रखना है, और उसके बाद आप लोगों ने रखना है 200 इंटू 4200, और आगे आप लोगों ने रखना है TF माइनस, और T2 आप लोगों के पास क्या था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इन दोनों के दोनों तरफ से काट दें, यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 100। T1 आप लोगों के पास क्या था 80, वो आप लोगों ने पढ़ने किया, तो 100 को 80 के साथ करें तो क्या आप लोगों के पास आंसर आता है 8000 माइनस 100 TF इज इक्वल टू 200 TF माइनस 200 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें -20 के साथ, तो आंसर आप लोगों के पास 4000 आ जाता है। अब एक तरह की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं, 100 को उधर ले जाते हैं हम लोग, तो उधर लेके जाने का मतलब है 200 प्लस 100 TF, और हम लोग 4000 को इधर लेके आते हैं, तो 8000 प्लस 4000 12,000 यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास, 300 TF यहाँ पे आ गया। TF आप लोगों के पास आ जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 300, ये दोनों यहाँ से काट दें, और आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ योर फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। यहाँ पे आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट वाला लॉ लगाया। सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस एक्सरसाइज हम लोगों से कह रहा है कि हमारे पास 200 ग्राम पीस था ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर, ये जो हीटेड था, ये आप लोगों के पास किया गया 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर ये कैलोरीमीटर में रख दिया गया, जिसके अंदर आप लोगों के पास एक और, आप लोग इसे T1 मानो। ठीक है, आप लोगों के पास एक और मास था 200 ग्राम ऑफ वाटर का, यानी इसका जो आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ये है। तो यहाँ पे फिर वह कह रहे हैं कि इसका जो आप लोगों के पास टेम्परेचर था आप लोगों के पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब जो कैलोरीमीटर है, उस कैलोरीमीटर का जो मास था वो आप लोगों के पास 60 ग्राम था, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी इस कैलोरीमीटर की वो आप लोगों के पास 0.9 जूल्स पर केजी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी सवाल जा रहा है, लेकिन मुझे ना देख के ही समझ आई है कि वो जो हम लोग एक लंबा सा एसएलओ पढ़ के आए हैं सेकेंड लास्ट एसएलओ के अंदर ऑफ हीट कैपेसिटी वाला, उसके रिलेटेड ही है, कोई न्यूमेरिकल है। चलें आगे, हमसे कहना है कि फाइनल टेम्परेचर जो सिस्टम है सॉलिड वाटर और कैलोरीमीटर का, इन तीनों का जो फाइनल टेम्परेचर है, आप लोगों के पास टी इनिशियल थे, टी इनिशियल नहीं कहोगे, जो मर्जी कहना कह लो, फाइनल टेम्परेचर जो आप लोगों के पास है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन सबका मिला के तो कोई हीट लॉस नहीं हुई, तो आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है सॉलिड की। तो यहाँ पे आप लोगों के पास प्रिंसिपल क्या लगेगा, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोगों के पास सॉलिड की, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड दोनों को मिला के दोनों की स्पेसिफिक हीट होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो आप लोगों के पास क्यू ऑफ सॉलिड है, स्पेसिफिक हीट नहीं, आप लोग हीट लिखो, क्योंकि हीट की भी हम लोग बात कर रहे हैं, या वाटर की प्लस ऑफ कैलोरीमीटर की। तो इसको खोल के जो आप लोगों के पास फॉर्मूला बनता है वो ये है। अब हम लोग बस हर चीज़ पुट करेंगे। अब मैंने दोबारा से नहीं समझाना, क्योंकि मैं एसएलओ के अंदर डिटेल से समझा के आएंगे। तो ये 200 ग्राम आप लोगों के पास होता है। पहले हम लोग इन सबको अपने एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अगर हम लोगों ने लेट किया है सब।
तो मैंने सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। आप लोग देख लो, इसको भी ऐसा यूनिट में मैंने कन्वर्ट किया, इसको भी और इसको भी। तो बस आप लोगों ने सारी चीज़ें पुट करनी है। क्या करना है, 0.2 आगे आप लोगों के पास ये आ जाएगा। और जब आप लोग टेम्परेचर चेंज निकालते हो तो आप लोगों ने किस तरह निकालना है, 110 माइनस 35 दैट वुड बी 75। ठीक है, CS आप लोगों ने असल में निकालना था। और जो आप लोगों के पास वाटर का मास है दैट इज़ 0.2। इसी तरह जो वाटर का आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट है वो ये है। फिर आप लोगों के पास जो टेम्परेचर चेंज है वो आप लोगों के पास 35 माइनस 20 दैट इज़ 15। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ रही होगी। और MC जो आप लोगों के पास है वो 0.06 है। इसी तरह CC जो आप लोगों के पास है वो 0.900 लिखेंगे हम लोग। सारे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद जो टेम्परेचर चेंज है इसका आप लोगों के पास कैलोरीमीटर का दैट वुड भी आप लोगों के पास 15 ही रहेगा, बिकॉज ये जो आप लोगों के पास टेम्परेचर ये आप लोगों के पास दोनों का था और इसको आप लोगों ने इसमें से माइनस किया हुआ है, तो इन दोनों का 15 रहेगा। अब अगर आप लोग इस सबको सॉल्व करो तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये आंसर आता है और यहाँ पे आप लोगों के पास 810 आंसर आता है। इस जगह पे आप लोगों के पास 15,000 आंसर आता है और आगे आप लोगों के पास CS आ जाता है। अब 15,000 को आप लोग करने का लगे, उसके नीचे जाके डिवाइड करने लगे, उसके नीचे किसके नीचे, इन दोनों को ऐड करोगे आप लोग तो 13 4 10 आंसर आएगा। इसके नीचे आप लोगों ने 15,000 को डिवाइड कर देना है और इसके बाद आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों के पास ये आंसर आ गया है तरफ, यानी मैंने अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अभी फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इस साइड पर आंसर आ जाएगा 13410 और इससे हम लोग डिवाइड करने लगे हैं 15 को, बिकॉज 15 उस साइड पर। इस तरह हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड आ जाएगी 894 जूल्स पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज़ नियर, ये जो आप लोगों के पास आंसर है इसी के करीब है ना, 894। हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है, उनका थोड़ा कम एक्यूरेट है। तो ठीक है, आप लोगों के पास आंसर आ गया। अगर आप लोग इसको जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में करें तो फिर आप लोगों के पास आंसर 0.89 वो दे रहा है। ठीक है, बाकी अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हॉट स्टील रॉड इज कूल्ड बाय plunging it into cold water as shown in figure. The steel rod has a mass of 3 kg. फिगर ऐसे ही आप लोगों को बस कंफ्यूज करिए, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। उसके बाद वो आप लोगों से कहने का जो इनिशियल टेम्परेचर दैट इज़ 450 डिग्री सेंटीग्रेड और वो आप लोगों से कहने का इट कूल्स टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी फाइनल टेम्परेचर व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील इज़ 460 जूल्स पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोगों के पास सॉलिड या स्टील की है। ठीक है, वो कह रहा है थर्मल एनर्जी जो स्टील रॉड ने लॉस की है वो क्या है, अगर वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल डाउन हो गया। तो इसके साथ साथ हम लोग वाटर की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नोट डाउन कर लेते हैं, देखते हैं हमें चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, बाकी सॉल्व करते हैं। जबकि ये भी मैंने सिर्फ आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। जैसे इसके अंदर सब कुछ प्लग इन करें आप लोगों के पास हीट लॉस आ जाएगी जो इसकी वजह से हुई है, इस स्टील की वजह से। तो हमें आप लोगों के पास 3 स्टील की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ये है और आप लोगों के पास 450 माइनस 50 इज इक्वल टू 400 आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग इस सब को मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो है 552,000 जूल्स या फिर 552 किलो जूल्स। तो यही आप लोगों के पास बुक के एंड का भी आंसर है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सही हुआ है। ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई आखिरकार। मिलते हैं अगली असल और एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।